अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजी, इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट और इसके कंपोनेंट्स। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। Introduction. The term epidemiology is derived from the Greek word epidemic. Epi means among, upon, demos means study, population or people, and logos mean scientific study. So, अगर इसके मीनिंग्स को देखा जाए, एपी मीन्स क्या है, डिमोस मीन्स क्या है एंड लोगोस मीन्स क्या है, तो एक जो इसके मीनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बनती है वो ये है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिजीज पैटर्न इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इन ब्रॉड सेंस, it is a study of effects of multiple factors on human health. It is multidisciplinary subject involving those of the physicians, biologists, public health expert एंड हेल्थ एजुकेटर्स। तो ये एक इसके मीनिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन हो गई। अगर हम एपी के मीनिंग्स को देखें, अमंग, अपॉन, डिमोस मीन के पॉपुलेशन और पीपल की स्टडी, लोगोस मीन किसी भी चीज की साइंटिफिक स्टडी करना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन डेफिनेशन बनती हैं जो हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास उसकी डेफिनेशन। कुछ साइंटिस्ट ने अपने ही दौर में जो जो उनके पास एडवांसमेंट्स थी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस दी, उनको भी हम डिस्कस करते हैं विद रेफरेंसेस। द साइंस ऑफ इन्फेक्टिव डिजीज, देयर प्राइम काजेस, प्रोपिगेशन एंड प्रिवेंशन। तो ये स्टेबलर्स ने 1931 में डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट डेफिनेशन फ्रॉस्ट ने 1927 में डेफिनेशन दी, द साइंस ऑफ द मैस फिनोमिना ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसी साइंस जो एक फिनोमिना बताए इन्फेक्शियस डिजीज का या नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज का बताए, तो ये फ्रॉस्ट ने डेफिनेशन दी थी। कुछ साइंटिस्ट ने और भी डेफिनेशन दी थी, उनको भी देख लेते हैं वन बाय वन क्या थी वो। द स्टडी ऑफ डिजीज, एनी डिजीज एज ए मैस फिनोमिना, कि जो एक डिजीज हो और उसका मैस फिनोमिना। द स्टडी ऑफ कंडीशन नाउन और रीजनेबली सपोज्ड टू इन्फ्लुएंस द प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज। तो ये भी एक साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी। एपिडेमियोलॉजी एज study of the distribution and determinants of disease frequency in man। ये मैक मोहन एंड पप ने ये डेफिनेशन दी थी कि जी एपिडेमियोलॉजी एज स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी इन मैन, कि उस जो डिजीज फ्रीक्वेंसी है उसको भी मेजर करना और उस डिजीज की डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना मैन में। तो ये एक डेफिनेशन दी थी। द वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, अगर हम तमाम डेफिनेशन को इकट्ठा एक ही जगह देखें, जो एक उसके मीनिंग्स के जो वर्ड है एपिडेमियोलॉजी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या जो साइंटिस्ट ने बयान किए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है वो ये है, द वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन and determinants of health related states or even in specified population and the application of the study to control of health problem, के डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स के उसके रिलेटेड जो हेल्थ है उसको क्या चीजें प्रॉब्लम्स कर रही हैं, किन वजूहात की बेस पे हेल्थ जो है वो सही नहीं है, और इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, एक स्पेसिफिक एरिया में या एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, जो काजेज हैं डिजीज काज करने की वजूहात हैं उनको कंट्रोल करने का भी इसमें है कि उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। ये सारा कुछ एपिडेमियोलॉजी में जे एम लेस्ट 1988 में उसने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट हमारे पास है इसी ही तरह का कि बेसिक टेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी के बेसिक्स क्या है। टारगेट ऑफ ए स्टडी इन एपिडेमियोलॉजी इज ह्यूमन पॉपुलेशन एज जियोग्राफिकल एरिया, कि हमने बात की कि किस चीज के ऊपर डिजीज हो तो फिर हम एपिडेमियोलॉजी कहेंगे, और कौन सी जगह पे हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो क्या क्या फैक्टर्स
या क्या-क्या चीज़ें नोट की जाती हैं एपिडेमियोलॉजी में। तो इसी ही पेज पर हम डिस्कस करते हैं। टारगेट ऑफ ए स्टडी इन एपिडेमियोलॉजी इज ह्यूमन पॉपुलेशन एज जियोग्राफिकल एरिया, एज, सेक्स, एथनिसिटी, रेस एटसेट्रा। द मोस्ट कॉमन पॉपुलेशन इन एपिडेमियोलॉजी इज द पॉपुलेशन इज ए गिवन एरिया और कंट्री एट ए गिवन टाइम। एक एरिया भी स्पेसिफाइड हो और उसका टाइम भी स्पेसिफाइड हो, जिस तरह यहाँ मेंशन है कि इज ए गिवन एरिया or country at a given time. Since the structure of population varies at each time, such variation also have to be taken into consideration during data analysis, कि वो आपके हिसाब से है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, किस तरह से आपने उसका डाटा लेना है और किस टाइम कौन सी पॉपुलेशन का चेक करना है डिजीज की काजेज। ऑल फाइंडिंग्स मस्ट रिलेट टू द डिफाइंड पॉपुलेशन। Enumeration is not enough in epidemiology. The population at risk of developing that disease need to be enumerated as well. नेक्स्ट इसके बाद है जी हमारे पास इसी तरह का ही कि जी बेसिक टेंस ऑफ एपिडेमियोलॉजी में कंक्लूजन और बेस ऑफ कंपैरिजन कंपेयरिंग द रेट्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी, के डिजीज का फैलाव किस तरह का है, उसका रेट क्या है among the exposed and the unexposed is an important epidemiological method, के कौन सा एरिया उस डिजीज से एक्सपोज हुआ है, कौन सा अनएक्सपोज है, तो उसका कंपैरिजन देखना है और डिजीज रेट्स की फ्रीक्वेंसी भी देखनी है किस तरह से फैली है। तो ये एक एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स हैं। Description of events by time, place and person, getting answer for when, where and who are affected। तो ये टाइम, प्लेस और पर्सन इसी तरह आ गया, कब, कैसे और किस तरह से। when, where and who are affected is very important in epidemiology to formulate hypothesis about its causes या causes या कायन एजेंट्स, कि उसकी काजेज या वजूहात क्या है जिसकी वजह से ये डिजीज फैली है। और व्हेन, वेयर एंड हु, ये चीजें तीन टाइप के क्वेश्चन, इनका हमने आंसर ढूंढना होता है एपिडेमियोलॉजी में। अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर व्हाट, वेयर एंड हाउ ऑफ द इवेंट्स, के दूसरे भी इस तरह देखे जाते हैं कि इनके जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, कि ये डिजीज कैसे, क्यों और किस तरह। एक तो है कौन, कैसे और किस तरह इससे इफेक्ट हुआ, ये खुद इटसेल्फ डिजीज कैसे किस तरह से ये फैली, ये इवेंट्स किस तरह से आया, तो ये चीजें सारी एपिडेमियोलॉजी में देखी जाती हैं। अब है नेक्स्ट हमारे पास एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, के एम्स क्या है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन IEA, epidemiology has three main aims। एपिडेमियोलॉजी के तीन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज डिजीज अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ह्यूमन पॉपुलेशन, के डिजीज को उसका एनालाइज करना है और उसको बयान करना है कि इसकी अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ह्यूमन पॉपुलेशन में कैसे है। टू आइडेंटिफाई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज, कि ऐसा कौन सा ऐसा फैक्टर्स है उसको आइडेंटिफाई करना है, या कौन सा ऐसा यूं समझ लें कि पैथोजन है जो डिजीज काज कर रहा है। थर्ड पॉइंट है उसका जो मेन एम है या ऑब्जेक्टिव्स हैं एपिडेमियोलॉजी के, जो एक एसोसिएशन ने बयान किए थे, टू प्रोवाइड द डाटा एसेंशियल टू द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज फॉर द प्रिवेंशन, के ऐसा आपने डाटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं, प्लानिंग बतानी है, इम्प्लीमेंटेशन बतानी है कि इस चीज को इवैल्यूएट कैसे किया जाए, या इस चीज को अगर कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, या अगर आ गई है डिजीज तो उसको ट्रीटमेंट करना है तो कैसे करना है। तो इस बारे में सारा ये आता है कि जी इसका थर्ड पॉइंट, के कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस एंड टू सेटिंग अप ऑफ द प्रायोरिटीज अमंग दोज सर्विसेज, कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए, ये एम्स थे। To ultimate aims of epidemiology can be concluded into the two following points। तो इस तरह के दो पॉइंट्स को फॉलो करके तो हम इस थ्रू अल्टीमेट जो एम्स है वो कर सकते हैं। To eliminate or reduce the health problem or its consequences, के जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं
उनको या तो खत्म कर सकते हैं या बहुत कम हद तक लेके आ सकते हैं। सेकंड पॉइंट है टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी एज ए होल, के उनके प्रॉब्लम रिड्यूस या ख़त्म करके उनको बहुत अच्छी तरह जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो देकर उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव थे। अब यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इसको यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ काजेज ऑफ डिजीज, जेनेटिक फैक्टर्स, गुड हेल्थ, इल हेल्थ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। किसी भी चीज की अगर हेल्थ अच्छी देखनी है तो दो चीजें उसमें होती हैं कि दो काजेज या दो वजूहात की बिना बिना पर उसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। एक या तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अगर जीन्स डिसऑर्डर में है या जीन जेनेटिक फैक्टर सही नहीं है, जिस तरह कैंसर या दूसरी डिजीजेस हो सकती हैं, तो उसकी जो हेल्थ है वो गुड नहीं होगी, वो इल हेल्थ होगी। इसी तरह जेनेटिक गुड है, जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिजीज काज करने का, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इन्वायरमेंटल में डाइट्स वगैरह या दूसरी चीजें भी आ जाती हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हेल्थ गुड भी हो सकती है, इल भी हो सकती है, सही भी नहीं हो सकती। तो इस तरह जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंट दोनों ही हेल्थ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि गुड हेल्थ हो सकती है या इल हेल्थ हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी में स्टडी ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री एंड प्रोग्रेसिस ऑफ डिजीज, के नेचुरल हिस्ट्री और डिजीज की जो प्रोपिगेशन है या डिजीज का किस तरह से फैल रही है उसका एक कायल एजेंट्स देखना, तो ये भी एक एपिडेमियोलॉजी में होता है। जैसा कि गुड हेल्थ, सब क्लिनिकल चेंजेस, क्लिनिकल डिजीज, डेथ एंड रिकवरी। तो इस तरह अगर गुड हेल्थ है उसके अंदर चेंजेस आ गई हैं डिजीज की वजह से, या तो वो डेथ की तरफ जा सकता है या रिकवरी हो सकती है कि उस डिजीज को हम खत्म कर सकते हैं, या डिजीज इटसेल्फ उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को या ह्यूमन को खत्म कर सकती है। नेक्स्ट यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी में डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेल्थ स्टेटस, के जो हेल्थ का स्टेटस है उसको डिस्क्राइब करना ऑफ द पॉपुलेशन, उसी पॉपुलेशन का। इट इंक्लूड्स प्रोपोर्शन विद इल हेल्थ, चेंज ओवर टाइम, चेंज विद द एज एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें वक्त के साथ चेंज होती जाती हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो ये भी एपिडेमियोलॉजी का यूजेस है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। इवेल्युएशन ऑफ द इंटरवेंशन, के इंटरवेंशन को इवेल्युएट करना। प्लानिंग हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो ये सारी जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं उनको प्लान करना, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए या प्रमोट करने के लिए, अवाम के लिए फलाह बहबूद की पॉलिसीज बनाना जो उनकी हेल्थ को अच्छा करें। And recently, epidemiologists have become involved in evaluation the effectiveness and efficacy of health services by determining the appropriate length of stay in hospital for specific condition, the value of treating high blood pressure, the efficacy of sanitation measures to control diarrheal disease, the impact on public health of reducing lead activities in पेट्रोल एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं, ये फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को सही नहीं होने देते, हेल्थ को खराब कर रहे हैं या हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम्स करते हैं। तो उन सब को एलिमिनेट करने का बताया गया है कि इस तरह सबसे पहले हम सैनिटेशन या दूसरी चीजें जो बीमारियों का बायस बनती हैं उनको खत्म करेंगे, तो फिर हमारे पास इस तरह से ये सारी चीजें आएंगी। इसके बाद हमारे पास